Good morning, my dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer Automobile Engineering, Government Polytechnic College, अजमेर। आज का जो लेक्चर है वो कल जो टॉपिक हमने कवर किया था उसके आगे अपन बढ़ेंगे, डेट इज़ फटीग एंड एंड्योरेंस लिमिट। कल जो टॉपिक अपन ने ये फटीग और एंड्योरेंस लिमिट वाला कवर किया था, उसी के अंदर आगे ये और एडिशन है, इफ़ेक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑन एंड्योरेंस लिमिट के जो अलग अलग फैक्टर हैं, जैसे लोड फैक्टर हुआ, सरफेस फिनिश फैक्टर हुआ, साइज फैक्टर हुआ और भी दूसरे फैक्टर्स हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है एंड्योरेंस लिमिट के ऊपर। कल अपन ने बात करी थी फटीग की, फटीग क्या होता है, और एंड्योरेंस लिमिट की। फटीग जैसे मैंने आपको बताया, फटीग वो फेलियर है जो कि साइक्लिक स्ट्रेसेस जब आएंगी किसी कंपोनेंट के ऊपर, उसी के ऊपर वो फटीग फेलियर होगा। साइक्लिक स्ट्रेसेस कल अपन ने बात करी थी, वो होती हैं जिनके अंदर स्ट्रेसेस का नेचर कंपोनेंट के ऊपर बदलता रहता है। जैसे टेंसाइल से कंप्रेसिव हो जाए, कंप्रेसिव से टेंसाइल हो जाए, टेंसाइल से कंप्रेसिव हो जाए, कंप्रेसिव से टेंसाइल। ऐसे जब नेचर बदलता रहेगा तो वो स्ट्रेस साइक्लिक स्ट्रेसेस कहलाएंगी। और जिन कंपोनेंट पे साइक्लिक स्ट्रेसेस आती हैं उनमें फटीग फेलियर होता है, और वो फटीग फेलियर जो है कंपोनेंट के अंदर एक लिमिट के बाद में होता है, और वो जो लिमिट है उसको अपन एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं, राइट। एंड्योरेंस लिमिट को अगर अपन ठीक से समझें तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा फटीग फेलियर पे ध्यान देना होगा। फटीग फेलियर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ आवर्स, वर्किंग आवर्स ऑफ द कंपोनेंट, और एक नंबर ऑफ साइकिल्स या रिवॉल्यूशंस ऑफ द कंपोनेंट। कहने का मतलब है कि हर को कंपोनेंट जो जिसमें फटीग फेलियर हो रहा है उसकी लाइफ जो है अपन नंबर ऑफ साइकिल्स पे या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से अपन बताते हैं, निकालते हैं। तो अगर इसका कहने का मतलब है कि हर कंपोनेंट, कोई सा भी कंपोनेंट हो, वो अपनी नॉर्मल लाइफ 90% नॉर्मल लाइफ 10 to the power 6 जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है तब तक कंप्लीट कर चुका होता है, और उसके बाद उसमें फेलियर होगा। और फेलियर कब होगा ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है कि फटीग फेलियर कब होगा। फटीग फेलियर की सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात ये है कि उसका पता नहीं लगता कि वो कब होगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ को और समझ रहे हैं कि अगर हम स्ट्रेसेस को जो उस कंपोनेंट पे आ रही हैं, उन स्ट्रेसेस को अगर अपन एक लिमिट से नीचे रख दें, एक लिमिट से ज़्यादा ना बढ़ने दें, तो जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अपन 10 to the power 6 की बात कर रहे हैं उनको अपन और बढ़ा सकते हैं। फिर ये कह सकते हैं कि वॉट एवर द नंबर ऑफ साइकिल्स या वॉट एवर द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, फेलियर विल नॉट ओकर, फेलियर विल नॉट डाउन, ब्रेक डाउन विल नॉट पॉसिबल। हम 10 to the power 6 से आगे भी कंपोनेंट को अपन यूज़ कर सकते हैं बिना किसी फेलियर के। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब अपन स्ट्रेसेस को जो उस कंपोनेंट में आ रही है उसको अपन एक लिमिट से नीचे रखें, और उसी लिमिट को अपन बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। ये अपन ने कल भी बात की थी। अब अपन बात कर रहे हैं कि उस एंड्योरेंस लिमिट पे अलग अलग फैक्टर्स का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो इफ़ेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन एंड्योरेंस लिमिट के लोड फैक्टर जो है, देखिए सबसे पहला वाला जो है लोड फैक्टर, इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए लोड फैक्टर सबसे पहला वाला है, लोड फैक्टर। इसकी अगर अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी कंपोनेंट के ऊपर लोड बढ़ेगा, जैसे जैसे किसी कंपोनेंट पे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें स्ट्रेसेस बढ़ती हैं, राइट। ये आपको मालूम है, वैसे वैसे उसमें स्ट्रेसेस बढ़ती हैं। लेकिन हम उसको ये कह सकते हैं कि लोड फैक्टर, इसको कह सकते हैं कि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें स्ट्रेसेस बढ़ेंगी। तो कहने का मतलब है किसी कंपोनेंट पे आपको लोड का ध्यान रखना पड़ेगा, लोड एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़े। अगर एक लोड लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो
उसमें जो स्ट्रेसेस हैं वो भी लिमिटेड रहेंगी, और इस तरह अपन कह सकते हैं कि उसमें फटीग फेलियर भी नहीं होगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि जब लोड फैक्टर बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगी और फटीग फेलियर जल्दी होगा, फटीग फेलियर विल ऑकर सून। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन एंड्योरेंस लिमिट, कि लोड बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगी, फेलियर बढ़ेगा, एंड कह सकते हैं अपन कि जो फटीग फेलियर है वो जल्दी होगा। दूसरा इफेक्ट ऑफ सरफेस फिनिश ऑन एंड्योरेंस, कि सरफेस फिनिश फैक्टर का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा अपन कंपोनेंट को मिरर पॉलिश लाइक सरफेस में फिनिशिंग करके लगाएंगे उतना ही उसकी जो फटीग फेलियर है वो कम हो जाएगी, उतना ज़्यादा चलेगा वो, राइट। अगर अपन ये देखिए सरफेस फिनिश फैक्टर जितना ज़्यादा अगर अपन उसको फिनिश करके लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा जो है वो फटीग फेलियर लेट होगा, और जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा, जितना ज़्यादा खुरदरापन होगा, रफ सरफेस होगा, स्पॉट्स होंगे, होल्स होंगे, उतना ही फटीग फेलियर जल्दी होगा। कारण क्या है कि फटीग फेलियर का जैसे मैंने कल बताया था आपको कि फटीग फेलियर में क्या होगा कि क्रैक डेवलप होंगे, और वो क्रैक डेवलप होने के लिए लूप्स होल चाहिए। लूप होल का मतलब है कि सरफेस के ऊपर कहीं पे भी डॉट्स होंगे, उनको डॉट 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 मिलके वो एक प्रोग्रेसिव क्रैक फॉर्म करेंगे, और वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और वो आगे चल के फिर फेलियर का कारण बनते हैं। तो सरफेस जितनी फिनिशिंग वाली होगी, जितना सरफेस चिकनी होगी, जितना सरफेस फिनिश अच्छा होगा, उतना ही लेट फटीग फेलियर होगा, उतना कंपोनेंट ज़्यादा चलेगा। ये अपन इसको सीधी तौर पे ऐसे समझ सकते हैं, राइट। फिर तीसरा है यहाँ पर साइज फैक्टर, ये देखिए थर्ड वन है साइज फैक्टर। अब साइज फैक्टर में क्या होता है, एज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द स्पेसिमेन इंक्रीज्ड, जैसे अपन स्पेसिमेन का स्टैंडर्ड साइज बढ़ाते हैं, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द मटेरियल विल डिक्रीज, जो एंड्योरेंस लिमिट होती है उसकी वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जब साइज बढ़ जाएगा अपना, जब अपना साइज बढ़ जाएगा तब उसमें जो होल्स हैं, स्पॉट्स हैं, क्रैक्स हैं, इनकी संभावना ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जब ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर फेलियर के चांसेस भी हमारे कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो साइज फैक्टर ये कहता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा फटीग फेलियर जल्दी होगा, राइट। इसके बाद हमारा आता है मिसलेनियस फैक्टर्स। तो मिसलेनियस फैक्टर्स में बहुत सारे हैं, जैसे रिलायबिलिटी फैक्टर है, टेम्परेचर फैक्टर है, इम्पैक्ट फैक्टर है। ये सब हमारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे मिसलेनियस फैक्टर्स में आते हैं। जैसे रिलायबिलिटी फैक्टर है, तो आप कंपोनेंट पे कितना रिलायब कर रहे हो, उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि कितना रिलायबल है, उसके टेस्टिंग पे डिपेंड करेगा कि जिसके लिए कंपोनेंट को टेस्ट किया गया है वो कितना रिलायबल है, तो वो रिलायबिलिटी फैक्टर है। इसी प्रकार टेम्परेचर फैक्टर है कि टेम्परेचर को कितना रेजिस्ट कर पाता है, कितना बिना डिफॉर्मेशन के, बिना स्ट्रेसेस के डिफॉर्म हुए हुए कितना वो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। इसी प्रकार से इम्पैक्ट फैक्टर है, जिसको आइजोन इम्पैक्ट मशीन पर टेस्ट करवा के फिर अपन कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो इम्पैक्ट जो है वो हम चेक करते हैं, उसका ध्यान में रखना चाहिए कि इम्पैक्ट फैक्टर का क्या उस पर कंपोनेंट पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंस है एज फार एज द एंड्योरेंस लिमिट इज़ कंसर्न। और जब सारे फैक्टर्स को अपन एंड्योरेंस लिमिट से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर एक के बाद एक सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाइड करा। ये देखिए, ये एंड्योरेंस लिमिट है, ये एक सरफेस फिनिश फैक्टर, ये साइज फैक्टर, रिलायबिलिटी फैक्टर, टेम्परेचर फैक्टर और इम्पैक्ट फैक्टर, ये बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ लगे हुए हैं। तो इन सब का फैक्टर्स का गुणा करने पर जो आएगा, मल्टीपल होने पर आएगा, वो लास्ट में हमारा एंड्योरेंस लिमिट होगा, राइट। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो ये इफ़ेक्ट हैं एंड्योरेंस लिमिट के ऊपर अलग अलग फैक्टर्स का।
राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा कि किस तरह से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं एंड्योरेंस लिमिट को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।